लेकिन कांग्रेस के एक बहुत वकदार आदमी ने मेरे को बोला, इतनी घटिया अल्फाज में बोला कि उससे मेरे को गुस्सा आया और मैंने अपना फॉर्म वापस खींचा कि मामा 4 तारीख को 4 बजे तक गायब रहना, ये गैस का फुग्गा ये मियाँ है, इसको पाड़ देना का है, ये बांडिया को जीतने नहीं देना। अच्छा, वो मेरे दिल पर लग गया कि मेरे जो भी है बांडिया है कि मियाँ मेरा तो भाई है ना आखिर, जी। तो मैं उससे इतनी नीच कदम तक नहीं जा सकता। उसने मेरे को वहाँ तक बोला कि मैं वो आपके वजन से नोटें दिलाऊंगा। अच्छा, आपके वजन से, आप खर्चा खूब करना, जी, क्योंकि पैसा दो तमाशा देखो। तो ये कांग्रेसी नेता था? कांग्रेसी नेता था, कांग्रेसी नेता, मैं नाम के उसमें नहीं लिख गिरूंगा। ठीक, अभी रहने दीजिए। बहुत कदावर नेता था। ठीक। तो उसी दिन मैंने जाके बात करी कि मेरे को भाई मेरा फॉर्म वापस खींच लेना है, क्योंकि मेरे को इलेक्शन लड़के गियासू भाई को हराना तो था ही, लेकिन इस तरह से नहीं कि मियाँ को पाड़ दो, बांडिया को गिरा दो, तुम्हारे वजन से पैसा। मैं कोई पैसे की लालच सूझबूझ है। तो ये आपसे समझना चाहूँगा कि इसमें इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा? सबसे भारी पलड़ा रहेगा भाजपा का। अच्छा, पूछो क्यों? बिल्कुल, फरमाइए। जब तक के ईवीएम है पूरे देश से भाजपा को कोई नहीं हटा सकता। और हर बार मेरा ये कहना है जी, बैलेट पेपर पे एक बार इलेक्शन करवा दो, भाजपा 50 सीट नहीं लाएगी। जिस जगह से ईवीएम बने हैं जी, वहीं पे बैलेट पेपर से इलेक्शन होते हैं, भाई वहाँ क्यों नहीं करते ईवीएम से? ये कौन सा? अच्छा, जहाँ से जब विदेश से जो आते हैं उसकी वो जगह जो इसकी इजाद करता है, जो बनाता है, वो लोग बैलेट पेपर से इलेक्शन करते हैं। और अब कैसा है कि ये तीनों आदमी मिलके एक कैंडिडेट को खड़ा करते हैं। अच्छा, कि भाई हम अपना कैंडिडेट इधर नहीं खड़ा रखेंगे, जी, उधर हमारा, जिसकी जिधर पकड़ ताकत है उधर से इलेक्शन लड़ाओ। बीजेपी उसको गुजरात से भागने की जगह नहीं मिलेगी। सलाम दोस्तों, हर बार की तरह इस बार फिर एक नई शख्सियत को लेकर हाजिर हैं। चुनाव आने वाले हैं और लोगों की राय बिल्टअप करने के लिए और उसको मोड़ देने के लिए और यहाँ के हालात को ग्राउंड लेवल के समझने के लिए हम हर बार एक नई फील्ड और नई स्ट्रीम से एक आदमी को प्रेफर करते हैं कि वो आवाम को गाइड करे कि हालात क्या है वो बताएं। इस बार हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो है जनाब रफ़ीक शेख साहब। रफ़ीक शेख साहब का इंट्रोडक्शन कुछ यूँ है कि ये एक बहुत पुराने सामाजिक कार्यकर हैं और इन्होंने काफ़ी ज़माने से इसमें खिदमत के फील्ड में रहे हैं। साथ साथ में एक ज़माने में तहलका जो .com है उसके ये रिपोर्टर भी रह चुके हैं। इनको स्टिंग ऑपरेशन करने की बड़ी महारत है और अभी भी इनका एक हालिया तौर पर 2 वीडियो यहाँ पे बहुत वायरल हुए थे, कई हज़ार लोगों ने उसे देखा है और उसी से हमने प्रेरणा लेकर इनको हमने स्टूडियो पर दावत दी है। रफ़ीक शेख साहब अभी हाल में जोहापुरा फतेहवाड़ी में इनके मुकीम है। पेशे से ये कंसल्टेंसी का बिज़नेस करते हैं, मतलब रियल एस्टेट का बिज़नेस के इनसे ताल्लुक़ है। तो रफ़ीक शेख साहब आपका आमीन स्टूडियो पे खैर मकदम है। रफ़ीक शेख साहब आपने बहुत कुछ पॉलिटिकल प्रोग्राम वगैरह किए हैं, तो ये जो अभी चुनाव आने वाले हैं तो ये आपके वीडियोज़ भी काफ़ी वायरल हुए थे, तो ये समझना चाहेंगे क्या इसमें भी आपको दरमियानगिरी करेंगे 2022 के चुनाव में? ये समझना चाहेंगे। 2022 के चुनाव में दरमियानगिरी करने का सवाल नहीं है, लेकिन मेरा सवाल है मेरी कौम को जागरूक करना जी, कि भाई हमको इस बार किस तरह से इलेक्शन के अंदर वोटिंग करना है। ठीक है, अगर हम एक एक के पैर खींचेंगे सही है, तो शायद हमारे 2-3 धारासभ्य आते हैं वो भी चले जाएंगे। और दूसरा ये है कि ये लोगों ने कसम खाई है कि हम इनको निकाल के यहाँ से पूरी विधानसभा को गंगा जल से पवित्र करेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई लोगों से मेरी सिफारिश है कि भाई हम आपस में जो भी है जी, लेकिन मतभेद रखे, मन भेद ना रखे। नहीं शेख साहब, मैं आपने अभी जैसे फरमाया कि ये जो है ये टांग खींचने वाले लोग, तो टांग खींचने वाले लोग कौन हैं? ये हमारे अंदर वाले हैं। अच्छा, हमारे ही भाई है और कोई नहीं है, क्योंकि हमको दूसरों से नहीं, हमको अपनी कौम से बहुत बड़ा खतरा है। जी, क्योंकि ये लोग ऐसा कहते हैं कि मुस्लिमों को खरीदना बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, 200-500 दे दो, उछल के कूद के आ जाएंगे इनके मोहल्ले के अंदर, तुमको कोई राउंड मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बरसों से कांग्रेस ही है और कांग्रेस में रहेंगे। लेकिन छेले टाइम पे इनको क्या है कि कोई भी वर्गला देता है और उनको अपने पास ले लेता है और ये लोग बातों में आ जाते हैं और कुछ लालचों में आ जाते हैं। तो ये तो आपने आवाम के कुछ ऐसे तबके की बात बताई कि जो 200-500 में बिक जाते हैं, तो क्या नेतागिरी भी बिकती है हमारे यहाँ? अरे नेतागिरी सबसे ज़्यादा बिकती है। अच्छा, तो उनकी कीमत क्या रहती है? नेता ही बिकते हैं, क्योंकि नेता बिकेगा तो कार्यकर बिकेगा। अगर नेता नहीं बिकता तो कार्यकर को कौन खरीदेगा? जी, अगर नेता को खरीद लेते हैं वो एक नेता 100 कार्यकर को खरीद सकता है। तो इसके हिसाब से हमारी कौम आज तक बद से बदतर है। सबसे पहले हमारे में एजुकेशन नहीं है, कोई समझदारी नहीं, जिसने जो बोला उसकी बात को मान के निकल गए। ठीक। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई जो भी करो,
जिसको भी लाओ, ऐसे आदमी को लाओ जो हमारी कौम की खिदमत कर सके और हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लेके चलने की कोशिश करें। आपके जहन में कोई आइडियल मॉडल है, कोई ऐसी शख्सियत है जो अभी 2022 में आपके स्टैंडर्ड पे पूरी उतरती हो ऐसी? अभी उस हिसाब का सुनते हम कि भाई ये एक नेता ऐसे है कि जो सबको साथ में लेके चलते हैं, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सब बातें आती है कि ये भाजपा की बी टीम है, आप आती है तो बोला आप भी भाजपा की बी टीम है। तो हम किसको अपना समझें, किसको अपना समझें? क्योंकि हर किसी के ऊपर एक मोहर लगा देते हैं ये लोग, और वो मगज के अंदर ऐसा घर कर जाती है कि फिर वो निकलता नहीं है मगज में से, और हम अपने नेता को नेता नहीं बना सकते। तो अब आपने कहा कि कांग्रेस से भी लोग नाराज़ हैं, भाजपा को तो मुसलमान वोट देने के लिए कतई तैयार नहीं, तो क्या आपकी तरफ ही रुझान रहेगा? आपकी तरफ रुझान रहेगा, क्योंकि उसने जो लालचें दी थी है, जो चॉकलेट है, लॉलीपॉप बांटी है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा औरतों का ध्यान है। अच्छा। कि भाई तुमको 1,000 रुपये, सबसे पहले उसने एक कार्ड बना के दे दिया है जी। वो मेंबरशिप कार्ड है। इन लोगों को ये पता नहीं कि ये कार्ड किस चीज़ का है। भाई ये कार्ड बनने से हमको 200-300 यूनिट माफ़ हो जाएंगे और 1,000 रुपये हमारे खाते में आएंगे, लेकिन इसके वजह से इसकी आड़ असर है, बहुत सब हुई है बात। जैसे कि हमारी माँ बहनों ने इनको एक कार्ड दिया, नंबर दिया, उसके ऊपर हरामी हलाली लड़के जो है वो फ़ोन करके उनको मिसगाइड करते हैं। तो ये औरतों को कहना, मेरी माँ बहन, तुम ये नंबर अपने मत दो उनको, अपने शौहर का, अपने भाई का उनका नंबर दो, बेहतर, ताकि उससे तुमको मिसगाइड नहीं करे और तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ नहीं हो। बहुत खूब, बहुत खूब। नहीं, ये आपने जैसे बताया तो केजरीवाल साहब ने तो पंजाब में और दिल्ली में जो कहा वो कर बताया, तो ऐसी उम्मीद नहीं लगती कि यहाँ गुजरात में भी कुछ करेंगे? हमने वही कहा है कि मैंने अपने इंटरव्यू में पहले भी बोला था कि एक चांस हम इसको भी देंगे। जी जी। 70 साल कांग्रेस रही जी। उसने क्या किया? मुसलमानों को साथ में रह के पीछे से मारा है। भाजपा हमारे सामने से मारती है, वो खुली दुश्मन है हमारी। अब आपको एक चांस देने का बोला हमने कि भाई एक चांस देते हैं। इसने पंजाब और दिल्ली में जो करा है शायद गुजरात में करेगी, तो यहाँ के साथ जो काम करेगा वो नाम करेगा। तो अगर वो गुजरात में आके करती है तो भाजपा को उखाड़ने के लिए आप एक बड़ा वो पक्ष हैगा जो उसको उठा के फेंक सकता है। अच्छा, 2012 के चुनाव में भी आप खड़े रहे थे किसी पार्टी की जानिब से, तो फिर उसका क्या हुआ था? मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना बन गई थी उसके अंदर जी। मैंने ग्यासू भाई को एक सबक सिखाने के लिए, मेरे को इलेक्शन लड़ने का कोई मूड नहीं है क्योंकि मैं ये सब चीज़ों में मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि अपना काम भी इसमें गंदे लोगों का काम है जो बिल्कुल छेलने होते हैं, जिसको कोई ईमान धर्म की किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। ठीक है। वो लोग लगते हैं इसमें। तो अच्छे लोग क्यों नहीं आते शेख साहब इसमें? क्योंकि अच्छे लोगों को आने का चांस नहीं है। वो अच्छे लोग आते तो उनको भी फिर पैर खींच के बुराए उसकी इतनी बुराइयां करते कि उसके घर में भी वो बेआबरू हो जाता है। अच्छा। उसलिए वो लोग सोचते हैं कि भाई हम लोगों को इस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहिए, उसके लिए अच्छे लोग करीब नहीं आते, करीब नहीं आते। तो आप कुछ एहसास कर रहे थे कि आपने 2012 का इलेक्शन क्यों लड़ा? उसके अंदर मेरे को ग्यासू भाई से थोड़ी प्रॉब्लम थी कुछ कामों के लिए, क्योंकि हम सब वर्कर थे। मतलब आपके पर्सनल काम थे या सामाजिक? नहीं, सामाजिक काम थे। मेरा तो कोई काम ही नहीं रहता, क्योंकि मेरे में इतनी सलाहियत अल्लाह ने दी थी है कि मैं जाके अपना काम किसी भी जगह करवा सकता हूँ। तो फिर क्या हुआ? तो उन्होंने मेरे 2-3 काम नहीं किए, तो मैंने सोचा है कि अब उनको मेरे बोल के नहीं बदनाम होना, उनको एक सबक सिखाऊंगा मैं। फिर मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ, मैंने फॉर्म भरा। मेरे एक दोस्त है, उनके ज़रिए मैंने फॉर्म भरा, मेरा फ़ोन कंफर्म हो गया, सब हो गया। लेकिन मेरे को ये लोगों ने बहुत सब समझाया कि भाई देखो कौम का मामला है, ये है वो ऐसा है। लेकिन मैंने बोला एक बार इनको मैं जीतूंगा नहीं, ये बात पक्की थी, लेकिन इनको हरा दूंगा, बस मेरे को दिमाग में था। लेकिन कांग्रेस के एक बहुत वकदार आदमी ने मेरे को बोला, इतनी घटिया अल्फाज में बोला कि उससे मेरे को गुस्सा आया और मैंने अपना फॉर्म वापस खींचा कि मामा 4 तारीख को 4 बजे तक गायब रहना। ये गैस का फुग्गा, ये मियाँ है, इसको पार देना का है, ये बांडिया को जीतने नहीं देना। अच्छा। वो मेरे दिल पर लग गया कि मेरे जो भी है बांडिया है कि मियाँ मेरा तो भाई है ना आखिर। जी। तो मैं उससे इतनी नीच कदम तक नहीं जा सकता। उसने मेरे को वहाँ तक बोला कि मैं आपको आपके वजन से नोटें दिलाऊंगा। अच्छा। आपके वजन से, आप खर्चा खूब करना। जी। क्योंकि पैसा दो, तमाशा देखो। तो ये कांग्रेसी नेता था? कांग्रेसी नेता था, कांग्रेसी नेता। मैं नाम के उसमें नहीं लिख गिरूंगा। ठीक, अभी बहुत कदावर नेता था। ठीक। तो उसी दिन मैंने जाके बात करी कि मेरे को भाई मेरा फॉर्म वापस खींच लेना है, क्योंकि मेरे को इलेक्शन लड़के ग्यासू भाई को हराना तो था ही, लेकिन इस तरह से नहीं कि मियाँ को पाड़ दो, बांडिया को गिरा दो, तुम्हारे वजन से पैसा। मैं कोई पैसे की लालच से नहीं। वो भी कांग्रेसी नेता इस तरह से स्पॉन्सर? कांग्रेसी नेता कांग्रेस के बारे में ऐसा बोलता है, बड़ी बात है। मैंने कभी ग्यासू भाई को भी जाके नहीं बोला कि तुम्हारे बारे में ऐसा बोलता था कि ये, लेकिन ग्यासू भाई के दिल में आज तक मेरे लिए नफरत है कि ये मेरे सामने खड़े हुए थे। मेरे दिल से वो जानते नहीं पस मंजर उसका क्या है कि आपने क्यों फॉर्म विड्रॉ किया। हाँ, वो कभी मैंने नहीं। अच्छा रफीक शेख साहब, अभी 2022 के इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्या इसमें भी आप खड़े रहेंगे? नहीं, अभी मेरे को कोई इसमें इरादा नहीं है। ठीक है।
क्योंकि मैं मेरे कामों के अंदर बहुत बिजी हूँ। इलेक्शन लड़ने के बाद हार जीत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन उसमें उसके बाद के जो मामले रहते हैं, भाई क्या है कि ये उसका एजेंट है, ये उसका एजेंट है, इसको हराने आया था, उसको हराने आया था, उससे बेहतर है मैं हूँ कि नहीं हूँ, वो हारेंगे तो रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा तुम्हारा काम बोल रहे हैं। दामन पर धब्बा लग जाता है, उसके लिए आप उससे अपना दामन बचा के अपना दामन बचा के रखा है मैंने। ठीक ठीक, बहुत खूब। 2022 में जो आपका एक बहुत अच्छी राजकीय सूझबूझ है, तो ये आपसे समझना चाहूँगा कि इसमें इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा? सबसे भारी पलड़ा रहेगा भाजपा का। अच्छा, पूछो क्यों? बिल्कुल फरमाइए। जब तक के ईवीएम है पूरे देश से भाजपा को कोई नहीं हटा सकता, और हर बार मेरा ये कहना है जी, बैलेट पेपर पे एक बार इलेक्शन करवा दो, भाजपा 50 सीट नहीं लाएगी। जिस जगह से ईवीएम बने हैं जी, वहीं पे बैलेट पेपर से इलेक्शन होते हैं, भाई वहाँ क्यों नहीं करते ईवीएम से? ये कौन सा? अच्छा, जहाँ से जब विदेश से जो आते हैं उसकी वो जगह जो इसकी इजाद करता है, जो बनाता है, वो लोग बैलेट पेपर से इलेक्शन करते हैं, और हमको दे दिया है कि ईवीएम, क्योंकि घालमेल होती है, सेटिंग होता है, और केजरीवाल ने ये चीज़ बता दी थी है। अच्छा, वो कैसे? कि भाई ये 4 पक्ष जिसके उसने नाम रखे हैं, ठीक है, कांग्रेस, भाजपा, सपा और जेडीयू, ठीक, और उसके अंदर वो भरी सभा के अंदर इलेक्शन के वोट देता है कि भाई मैंने कांग्रेस को 10 वोट दिए, ठीक है, आपको 10 वोट दिए, भाजपा को 10 वोट दिए, और उसको 10 वोट दिए। अब जब रिजल्ट आता है तो भाजपा के खाते में 25 वोट आते हैं। अच्छा, ये इन्होंने डेमो किया था जो आप कुछ ज़माने हाँ, पहले डेमो बताया वहाँ तो की दिल्ली की अब ये लोगों को भी तो सोचना चाहिए कि हमने डेमो में करा है, तो अभी इलेक्शन हकीकी तौर पे इसको क्यों बैंड नहीं मारते? जी जी जी, अगर आपको जीतना है तो कांग्रेस से गठबंधन करो ना। जी, कांग्रेस क्यों नहीं करती इससे गठबंधन? क्योंकि कांग्रेस खुद नहीं चाहती कि अब हम राज करें। ऐसा क्यों? ये खुल के मुस्लिमों को बोल नहीं सकते, और भाजपा बोलती है, तो कांग्रेस भी तो हिंदू ही है ना भाई, वो का मुस्लिम है। लेकिन फिर भी कांग्रेस का रोल तो मुसलमानों की तरफ तो नरम गोशा रहता ही है उनका। वो इसलिए कि गुलामी कराने के लिए, मुस्लिम गुलामी के लिए तैयार रहते हैं। 70 साल से गुलामी करी है। बताओ मुस्लिम का कौन सा नेता है जिसने, अहमद भाई पटेल को ले लो, अहमद भाई पटेल को ले लो, उन्होंने क्या करा अंकलेश्वर के लिए? नहीं, उनका खुद का गांव तो उन्होंने काफ़ी अच्छी बस इनका ही काम होता है। जैसे कि मोदी ने 2 आदमी को चुन के रखे ले, अंबानी और अदानी, देखो कितना विकास है उनका। और बताओ गरीब और गरीब हो रहा है। वो स्मृति ईरानी 450 के बाटले में चीसें पाड़ती थी, चीसें, जो गैस के बोतल की गैस की बोतल के लिए। आज 1050 का गैस का बोतल है, 3000 का डब्बा है तेल का। हिंदू कौम को मेरा भाई लोग बोलने तैयार नहीं है। भाजपा ने एक एजेंडा तैयार करा है कि 20% मुस्लिमों को हर तरह से मारना है, लेकिन ये नहीं सोचते कि उसमें 80% हिंदुओं को मार ज़्यादा पड़ती है। जी जी, क्योंकि क्योंकि मुस्लिमों को मारने के लिए ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों के लिए तेल का भाव अलग है, गैस का भाव अलग है, सब्जी का भाव अलग है ना, सबके लिए एक भाव है। तो भाई कूटाते तो 80% लोग हैं। जब भाजपा के फर्क नहीं पड़ता। भाजपा में जो दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान होते हैं उनका तो बड़ा विकास सब निकेले। तो हमारा भी मुसलमान का विकास होता है तो भाजपा को सपोर्ट, हमारा भी विकास होगा, ये मान के नहीं चले हम। अल्लाह के रसूल के टाइम में भी ऐसे बहुत सब मुसलमान थे जो मुनाफिक थे। तो आप कहते थे कि भाई इनसे संभलो, अगर कोई बात तुमको करनी है। पॉलिटिक्स इस्लाम से शुरू हुई है जी, पॉलिटिक्स सबसे पहले करने वाला इस्लाम, क्योंकि उसने बताया कि अगर तुमको किधर हमला करना है तो सच मत बोलो कि भाई हमको पूरब में हमला करना, तुम पश्चिम का बताओ। क्यों? तुमको मालूम नहीं तुम्हारे में कितने मुकबर है इनके। तो हमारी कौम में उस टाइम से आज तक ये मुकबरी चल रही है, और हमारी कौम को नुकसान करती। आज दाढ़ी टोपी रख के ये लोग निकलते, बुरखे पहन के निकलते, किस तरह मालूम पड़ेगी कि हिंदू है कि मुस्लिम है? जी, क्योंकि ये भाजपा ने हिंदू मुसलमान के अंदर इतना जहर फैला दिया है, इतना जहर कि आज एक दूसरे से मिलने तैयार नहीं है। तो एक टाइम था हमारी और उनकी एक दीवार थी। उनकी दिवाली में हम एटम फोड़ते थे और हमारी ईद में वो सिर खुरमा पीना आते थे। आज बता दो कोई चीज़ ऐसी जगह है कि जहाँ कोई एटम फोड़ने जाता है तो उसको एटम जिहाद के नाम से मारते हैं। गरबा जिहाद, लव जिहाद, जी जी जी, जमीन जिहाद। अरे कौन से जिहाद की जिसमें आपको हकीकत खबर पड़ जाएगी ना, आपकी पैंट आगे से भीगी और पीछे से भारी हो जाएगी। जिहाद किसको कहते हैं मालूम नहीं आपको? जिहाद हो गई मतलब कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो घर के अंदर बैठेगा, और जो बैठा वो मुसलमान नहीं है। जिहाद करके तुम मुसलमानों को वरगला रहे हो। अगर सच के फैलावा का नाम जिहाद है, सच के फैलावे का नाम जिहाद है, तो उसको एक गलत मतलब में लिया जाता है। ये आप कहना चाहते हैं? हर रिश्ते गलत। लव जिहाद, गरबा जिहाद, जमीन, अरे यार क्या है, गाय जिहाद,
अरे गाय को माता 50 तरह माता के करके उसको बना दिया है। हाँ। अभी आखिरी सवाल रफीक शेख साहब आपसे ये रहेगा। हाँ रफीक शेख साहब, ये जो अभी का जो माहौल चल रहा है तो उसमें बीजेपी तो बड़ी ख़रीदारी करती है एमएलए की, और कहीं 10 से ज़ायद एमएलए जो कांग्रेस के थे वो बीजेपी में जा चुके हैं, और साथ साथ में आवाम को इस तरह से वर्गलाया जाता है कि जो केजरीवाल की पार्टी है वो तो उसकी ए टीम है बीजेपी की, और क्या कहते हैं ये हमारी एएम असदुद्दीन ओवैसी साहब की है वो बी टीम है। तो अब आवाम को आप ज़रा गाइडेंस दीजिए कि वो किस तरफ जाए, उनका रुझान क्या हो इस तरह कन्फ्यूजन में से। आप एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं, आपका बड़ा सूझबूझ रही है राज की, तो ज़रा इस तरह से बताइए कि अब ये ए टीम क्या है, बी टीम क्या है, और मुसलमान किस तरफ जाए, और क्या भाजपा को हराया भी जा सकता है कि नहीं। एक तवील सवाल है, लेकिन आप अपनी तरीके से जवाब दीजिएगा। अब इसमें कैसा है कि कांग्रेस एक ताकतवर और कदावर टीम है जी, जो भाजपा का मुकाबला कर सकती थी। ठीक है। लेकिन अभी कांग्रेस के अंदर ये ऐसा हो गया है कि डांस करते करते इसके एमएलए भाजपा की गोद में बैठते हैं। ठीक है। क्यों? कि भाई भाजपा एक दुनिया का ऐसा मशीन है जिसमें कितना भी गंदा जी तुम एमएलए सांसद नाक दो, उधर से निकल के वो पाक हो जाता है, साफ हो जाता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। उसको दुनिया का सर्टिफिकेट मिलता है कि भाई ये दुनिया का नंबर 1 आदमी है। ठीक है। जैसे कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर, बॉम्ब कांड की मेन आरोपी, वो भाजपा में जुड़ी तो उसको सीधे सांसद सभ्य बना दिया गया, और जो इस केस में नहीं है मुसलमान आज तक सड़ रहे हैं। तो क्या कोई मुसलमान बुद्धिजीवियों ने या किसी ने भी उनकी तरफ तवज्जो दी कि भाई ये क्या है, ये भाजपा क्यों कर रही? क्योंकि जितने भी एमएलए कांग्रेस के हैं वो उछल के भाजपा में जाते हैं। अब अगर भाजपा को हरानी है हमारे, तो दिल पे पत्थर रख के ए, बी और सी टीम के एक हो जाना पड़े, गठबंधन करना पड़े। ए बी तो हम जानते हैं, सी टीम आप कांग्रेस को कहते हैं। कांग्रेस है, कांग्रेस भाई आरएसएस की माई है वो भी। ये बाबरी मस्जिद शहीद हुई, किसके राज में शहीद हुई? नरसिंह राव जो अंदर आरएसएस का चड्डा था वो, तो उस टाइम में बदनाम करते थे भाजपा। भाई सत्ता तुम्हारी थी तो तुमने क्यों उसको तोड़ने दी थी? हाँ, तो एबीसी टीम के गठबंधन करके क्या करें? ये गठबंधन अगर करते हैं और आपस में जितनी नाइस्तफाकियां उसको दूर करते हैं, ठीक है, कि भाई हमको हराना है, क्योंकि इनके तीनों के किसी को नहीं हराना, भाजपा को ही लाना है। 27 साल से उसने पैर गाड़े और पूरे इंडिया का मॉडल है गुजरात। अब कैसा है कि ये तीनों आदमी मिलके एक कैंडिडेट को खड़ा करते हैं। अच्छा। कि भाई हम अपना कैंडिडेट इधर नहीं खड़ा रखेंगे, जी जी, उधर हमारा, जिसकी जिधर पकड़ ताकत है उधर से इलेक्शन लड़ाओ। बीजेपी उसको गुजरात से भागने की जगह नहीं मिलेगी। किधर भागूं मैं, किधर छुपूं? छुपने के लिए उसको जगह ढूंढनी पड़ेगी। और यहाँ से गई ना, समझ लो साहब ये इंडिया से गई, क्योंकि इंडिया का मॉडल ही गुजरात है। ठीक। गुजरात मॉडल पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने राज करा है। जी। और जिसको भी देखो गुजरात मॉडल, अरे गुजरात मॉडल में करा क्या है, लेकिन झूठ बोल के जुमले, 15 लाख रुपए के जुमले, तुमको सस्ते अनाज के जुमले, फ्री मकान के जुमले, कितने जुमले। अरे यार, पर काफ़ी कुछ किया है भाजपा ने। आप क्यों ऐसी बात करते हैं? जैसे कि मिसाल के तौर पे मेडिकल फ्री किया, माँ कार्ड की सिस्टम दी, उसके बाद दूसरी भी सिस्टम आए जिसमें गरीबों को बहुत अच्छा, फिर भी आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं भाजपा ने कुछ नहीं किया। गरीबों को गरीब कर दिया भाई। 5,000 रुपये एक आदमी पे बैंक लोन बाकी है जी, वो पुलिस केस करता है, उसको पकड़ के बंद कर देते हैं। अच्छा, सीधा जेल में नाकते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ भाई, इसने 500 करोड़ का फायदा करा है, बोले इसको तात्कालिक रात की फ्लाइट में बिठा के इसको लंदन भेज दो। अच्छा, तो ये छोटे छोटे काम करते, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि भाई देखो हम करते हैं। उसमें कैसा है, 2 पैसे का काम करते हो, 98 पैसे खीसे में रख के निकल जाते हैं। ये दिखलावा है। हम अहमदाबाद की बात करें तो जैसे कि अब इन्होंने रिवर फ्रंट बनाया जो कांग्रेस एक ज़माने से नहीं बना पा सकी थी। पूरी बात सुन लीजिए। फिर जैसे नया ब्रिज, आज फ्रूट ओवर ब्रिज दिया, नेहरू ब्रिज की उस तरफ हम जाएँ तो ऐसी चीज़, ऐसे एक लंदन जैसा इन्होंने ये कोशिश की है कि उसके आके रोड डेवलप। आपने लंदन देखा है साहब? नहीं साहब, नहीं देखा मैंने। आप एक बार लंदन जाइए, उसके बाद बात करिए। मेरे कहने से या तुम्हारे कहने से कोई बात नहीं होती। लंदन लंदन है और इंडिया इंडिया है। क्या फ़र्क है? इंडिया के अंदर यासी, अरे बाहर के राष्ट्रपति आते, प्राइम मिनिस्टर आते, बड़ी बड़ी दीवारें बनाते। क्यों भाई, लंदन है तो तुम दीवारें बना लेते हो? क्या बात, दीवारें क्यों बनाते हो आप? ठीक है, ठीक भाई खुला रखो, ओपन। भाई जो हूँ मैं अंदर, वो बाहर हूँ। भाई देश इतना बड़ा है, वहाँ गरीबी भी हो सकती है, तो तुम दीवारें बना के गरीबी छुपाते, लोगों को बोलते लंदन है। एक आदमी के आने से करोड़ों का खर्च। अरे यही करोड़ों अगर गरीबों को देंगे तो हिंदुस्तान की गरीबी खत्म हो जाएगी।
मैं समझ गया। तुम्हारे एक प्रोग्राम के अंदर 200-200 करोड़ वापरते, अगर यही पैसा गरीबों में, यूनिवर्सिटी बनती है, स्कूल बनती है, दवाखाना तो गरीबों को उसका फ़ायदा मिलता है। तुम तो तुम्हारे पीछे, तुम 5 लाख का सूट पहनते हो, सुबह से शाम तक 2 लाख रुपए का मेकअप होता है, 60,000 का खाना होता है तुम्हारे एक टाइम का, मशरूम नहीं खाते हैं और बोलते हैं हिंदुस्तान के अंदर कोई गरीब नहीं है। अरे भाई आके देखो गरीब नहीं। तो आपने रिवर फ्रंट की बात करी, बहुत अच्छी बात की। अगर नेहरू ब्रिज से रिक्शा में बैठ के सामने के पार जाते ना, तो सिर्फ 20 रुपये में 3 आदमी जा सकते हैं। ठीक है, कितने? 3। अब जाके अटल ब्रिज पे जाके देखो, अरे यार 30 मिनट जाने का और उसके अंदर 10-15 मिनट आने जाने का रास्ता है, 15 मिनट में आदमी 30 रुपये देगा, क्या करेगा? ठीक है। जो जितने भी सीनियर सिटीजन है उनकी सीनियर सिटीजनशिप छीन ली थी आपने, टिकट के अंदर जो राहत थी वो छीन ली। क्या तुमने करा है? और तुम बोलते हैं लंदन मॉडल। कभी लंदन देखा है मोदी साहब को बोलना? सफ़ेद कपड़े पहन के लौटोगे ना, एक दाग नहीं पड़ेगा। लंदन ऐसा है, ऐसा साफ नीट एंड क्लीन है। और हमारे इंडिया के अंदर किसी भी एरिया में काले कपड़े पहन के लौटो नहीं, बैठो तो तुमको पीछे धब्बे लगेंगे काले कपड़ों में। ठीक, ये मेरा जजमेंट है। बहुत शुक्रिया जनाब रफ़ीक शेख साहब। तो ये थे जनाब रफ़ीक शेख साहब, जो बड़ी इन्होंने राजकीय सूझबूझ से बहुत अच्छी बातें बताई और विकास मॉडल के भी इन्होंने बताया कि किस तरह से जब बड़े लोग आते हैं तो यहाँ पे दीवारें बना दी जाती है। साथ साथ में इन्होंने जो सोल्यूशन दिया, राजकीय सोल्यूशन, वो बहुत ही उम्दा और एक दिलनशीन बात है कि अगर वाकई बीजेपी को अगर किसी को हराना है तो ABC टीम को गणित छोड़कर दोनों को इकट्ठा होकर उसके सामने एक ऐसा कैंडिडेट उतरा जाए जिससे बहुत मुमकिन चांसेस है कि बीजेपी को हराया जा सकता है। तो ये इस तरह से निष्पक्ष बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक साहब।